n-1 क्या हुआ, पेनाल्टीमेट शेल हुआ, पेनाल्टीमेट हुआ। और n-2 क्या हो गया, तो n, और फिर लिखना पड़ेगा 3d10, और फिर लिखना पड़ेगा आपके पास 4s2। तो आप देख सकते हो अब यहां पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो कर रहा है और यहां पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो कर रहा है। जैसे जिंक जो है आपका डी ब्लॉक तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, देखो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। लेकिन इसके ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, तो रिपल्शन भी कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिपल्शन भी कर रहा है। लेकिन जैसे ये भीड़ भाड़ आ गया, अब शाहरुख खान की पावर कम हो गई, जिस वजह से आपको देख नहीं पा रहे हैं। ओवर शील्डिंग होने की वजह से साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम बोलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ साथ डी ब्लॉक को यूज करके जो कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। हर एक सीरीज के जैसा ही इस सीरीज में भी मैं आपको हर एक लेक्चर पर नीट से लेकर के जेई तक के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा, जिससे फायदा ये होगा कि आपके बेस से लेकर के टॉप तक की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल को हम लोग टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एस ब्लॉक पार्ट, एक होता है पी ब्लॉक पार्ट, एक होता है डी ब्लॉक पार्ट और एक होता है एफ ब्लॉक पार्ट। आप ये बखूबी जानते हैं। ये है आपके पास एस ब्लॉक का पार्ट, ये है आपके पास पी ब्लॉक का पार्ट, ये है आपके पास डी ब्लॉक का पार्ट, और लास्ट में नीचे की तरफ होता है एफ ब्लॉक का पार्ट। मतलब पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 पार्ट होते हैं। अब कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना होता है। आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल पर आ रहा है तो वो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, अगर पी सबसेल पर आ रहा है तो पी ब्लॉक पे बिलोंग करेगा, डी सबसेल पर आ रहा है तो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और एफ सबसेल पर आ रहा है तो एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? वैसे एलिमेंट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल पे इंटर करता है, वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट्स in which last electron enters into n-1 d subcell और penultimate d cell called as डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर मान लो कोई एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं स्कैंडियम की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं तो क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होगा? 1 होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर किया? डी सबसेल पे इंटर किया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल पे बिलोंग कर रहा है, दैट मींस स्कैंडियम किस ब्लॉक का मेटल कहलाएगा? डी ब्लॉक का मेटल कहलाएगा। सिमिलरली अगर मान लो हम लोग कुछ और एग्जांपल कंसीडर करें, सपोज दैट मैं आयरन की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर कितना है? 26। आप अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर से कहां पे आया?
डी सबसेल पर आया। डी सबसेल पर आया, इसका मतलब यह है कि आयरन भी आपका किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा? डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा। अब एक पॉइंट जरा ध्यान से देखना, हमने यहां पे लिखा हुआ है N-1 डी सबसेल। N-1 का मतलब क्या है? देखो, N का मतलब होता है अल्टीमेट शेल। N का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट शेल, जिसको आप वैलेंस सेल भी कह सकते हैं। वैलेंस सेल कहने का मतलब है बाहरी कक्ष, आउटर मोस्ट सेल, है ना। N-1 इसको हम लोग नाम देते हैं पेनाल्टीमेट शेल। पेनाल्टीमेट शेल। और एक और होता है N-2, जिसको हम लोग बोलेंगे एंटी पेनाल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे? एंटी पेनाल्टीमेट शेल। एंटी पेनाल्टीमेट शेल, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मैं डी के साथ N-1 का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि डी सबसेल जो है ना, वो हमेशा पेनाल्टीमेट वाले होते हैं। अब कैसे ये पता करोगे N-1 और N-2? तो इसको देखने के लिए जो एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं ना, उसी एग्जाम्पल को जरा आप नोटिस करें। मान लो इस 4 को मैं n के बराबर कह रहा हूं, दिस इज n। तो 4 से पहले क्या है? 3 को आप क्या बोलोगे? N-1 बोलोगे। और इससे पहले क्या है? 2, तो इसको क्या बोलोगे? तो N-2 बोलोगे। दैट मीन्स बाहरी सेल जो है, दिस इज अल्टीमेट। ये क्या हुआ? अल्टीमेट सेल हुआ। N-1 क्या हुआ? पेनाल्टीमेट सेल हुआ, पेनाल्टीमेट हुआ। और N-2 क्या हो गया? तो एंटी पेनाल्टीमेट हो गया, एंटी पेनाल्टीमेट, ठीक है। अब एक बात को जरा समझना, जो D है वो 3 वाला है, और 3 बोले तो N-1 दैट इज पेनाल्टीमेट सेल। इसीलिए हमने D से पहले क्या लगाया है? N-1 को लगाया है। सिमिलरली आप आयरन वाला केस में भी देख सकते हैं, ये बाहरी सेल है 4 N, इसके अंदर वाले क्या है? N-1। आप कह सकते हैं भाई 4 में से 1 जाएगा तभी ना आपका 3 बचेगा। N के बराबर अगर 4 को मान रहे तो 3 को क्या बोलना पड़ेगा? N-1। और 2 को आपको क्या बोलना पड़ेगा? तो N-2 बोलना पड़ेगा। अगेन N हुआ, दिस इज आउटर मोस्ट सेल, तो अल्टीमेट सेल बोल लो या वैलेंस सेल बोल लो। N-1 को क्या बोलेंगे? पेनाल्टीमेट। क्या नाम देंगे? पेनाल्टीमेट। और N-2 को आप क्या नाम दोगे? एंटी पेनाल्टीमेट नाम दोगे। क्या नाम देंगे? एंटी पेनाल्टीमेट, ठीक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक मेटल का डी सबसेल पर जाता है, या फिर N-1 डी सबसेल पर जाता है, या फिर पेनाल्टीमेट डी सेल पर जाता है, तो उसको हम लोग डी ब्लॉक के कैटेगरी पर रख लेते हैं। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये एस का पार्ट है, ये पी का पार्ट है, और बीच में क्या है? आपके पास डी का पार्ट है, ठीक। ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं वो आपका कौन सी पीरियड से शुरू होगा? आपको पता है दिस इज पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3 एंड 4। ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो डी ब्लॉक मेटल्स जो है आपका 4th पीरियड से शुरू होता है और 7 पीरियड पे जाके खत्म होता है। दूसरी बात। और तीसरी बात क्या होगी? अगर आप ग्रुप्स की बात करते हैं तो आपको पता है ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया आपका 18। ग्रुप्स की बात आप करते हैं तो ये 3rd ग्रुप से शुरू होगा और 12 ग्रुप तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? 12 ग्रुप तक चला जाएगा, है ना। तो आप कुछ कुछ पॉइंट यहां पर लेकर के चलें। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लेके चलूं, डी ब्लॉक मेटल्स लाइज between the S block and P block elements। ये S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में पाया जाएगा। अच्छा, अब यहां पे मैं एक बात बोलूं, ये जो D ब्लॉक है ना आपका S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में है, तो इस D ब्लॉक के पास
एस ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज होगी और पी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज होगी। समझ रहे बात को? मतलब डी एस और पी के बीच में है तो डी की कुछ प्रॉपर्टी एस से भी मैच करेगा और कुछ प्रॉपर्टीज आपका क्या होगा, पी ब्लॉक से भी मैच करेगा। तो एक पॉइंट मैं यहां पे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं इसी में, हेंस प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स resembles with S and P block elements। तो S और P ब्लॉक के बीच में पाए जाने की वजह से D ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है वो S और P ब्लॉक से क्या होगा, मैच करेगा। फिर आपको मैंने बताया कि जो D ब्लॉक है वो आपका थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड से शुरू होता है और 7 पीरियड पे जाके खत्म होता है। और ग्रुप्स की बात करें तो ये थर्ड ग्रुप से शुरू होगा और 12 ग्रुप तक चला जाएगा। आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, पीरियड्स ये कहां से कहां तक हुआ बाबू, फोर्थ पीरियड से कहां तक गया, 7 पीरियड तक चला गया। और अगर आप ग्रुप्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं, ये आपका थर्ड ग्रुप से शुरू होता है, थर्ड को हम लोग 3B भी कहते हैं, और ये कहां तक चला जाएगा आपका, ये चला जाता है 12 ग्रुप तक। 12 को हम लोग सेकेंड बी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड बी। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि ये है आपके पास नॉर्मल एलिमेंट, ये भी है आपके पास नॉर्मल एलिमेंट। इसको आप चाहें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, इसको कह सकते हैं 1A, दिस इज सेकेंड ए। इसको कह सकते हैं आप थर्ड ए, इसको कह सकते हैं आप फोर्थ ए, इसको कह सकते हैं 5A, दिस इज 6A, दिस इज 7A, और ये हो गया आपके पास 8। और इस वाले केस में देखें तो यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 1B, ये हो गया आपके पास सेकेंड बी, ये हो गया आपके पास थर्ड बी, ये हो गया फोर्थ बी, ये हो गया 5B, ये हो गया आपके पास 6B, ये हो गया 7B, और ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 8 ग्रुप बोलते हैं। तो आप इसको नॉर्मल थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक कह सकते हैं, या फिर थर्ड बी से लेकर के सेकेंड बी तक कह सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। इसके बाद अगर हम लोग कुछ और पॉइंट लेकर के चले, अगर हम लोग इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होगा कि जितने भी डी ब्लॉक मेटल्स होंगे ना, उन सब के अंदर में ये कॉन्फ़िगरेशन होना ही है, ये मस्ट है। क्या क्या, एक होगा n-1d, 1 से लेकर के 10 तक d ऑर्बिटल होगा ही, और ns 1 से लेकर के 2 तक। मतलब हर एक डी ब्लॉक मेटल्स की जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें डी ब्लॉक भी इन्वॉल्व होगा, मतलब डी सबसेल भी इन्वॉल्व होगा, और एस सबसेल भी इन्वॉल्व होगा। डी सबसेल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, और एस सबसेल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कंसीडर करो, मान लो मैं कंसीडर करता हूं, सपोज कर लें इस बार मैं जिंक की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर d ऑर्बिटल भी इस्तेमाल किया हूं और s ऑर्बिटल भी इस्तेमाल किया हूं। बाकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये एक नोबेल गैस की तरह काम करेगा। दिस इज आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। तो आर्गन 18, और फिर लिखना पड़ेगा 3d10, और फिर लिखना पड़ेगा आपके पास 4s2। तो आप देख सकते हो बाहर में हमेशा d पर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और s पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। d पर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 हो सकता है, s पे मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। इसको एक और एग्जांपल की मदद से आप समझो। जैसे मान लो इस बार मैं निकेल का इस्तेमाल कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 28। तो आप इसको कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट कैसे करोगे, आर्गन ले लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18, बचा कितना, 10 बचा है ना। तो 10 के बाद क्या होगा, 3d8, और फिर क्या होगा आपके पास 4s2 होगा। तब भी देखो d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हुआ और s ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हुआ बाहरी में,
है ना। डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन गया, सही है, और एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये भी क्या है, सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डी ब्लॉक के रिगार्डिंग पर, ठीक है। पहले इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में कुछ और चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले ये वाला पेज को कवर करो, उसके बाद हम लोग अगले पेज को भी दिखा देंगे, तब आप उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगले पेज को मैं कर देता हूं, आप इसको भी जरा नोट कर लो फटाक से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, the D block elements in which n-1 D subcell, n-1 D subcell are partially filled, या फिर आप इसको कह सकते हैं इनकम्प्लीट फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड, either in ground state or in most common oxidation state, most common oxidation state, then called as transition element, ट्रांजिशन एलिमेंट। सुनो, देखो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वहीं से आपका ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। मतलब आप कह सकते हो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सब डी ब्लॉक का ही पार्ट होगा, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट एक खास कंडीशन पे कहेंगे हम। वो कंडीशन ये है कि n-1 डी सबसेल आपका पार्शियली फिल्ड होना चाहिए या इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, कभी फुल फिल नहीं होना चाहिए था। अगर फुल फिल होगा तो ऐसे केस में आप ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कंसीडर करूं, यहां पे मैं एक लेता हूं ग्राउंड स्टेट, और यहां पे लेता हूं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर लो। जैसे मान लो मैं यहां पे Fe इस्तेमाल कर लेता हूं, एटॉमिक नंबर 26, और यहां पे ले लेता हूं मैं Fe+2, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या मिलेगा? आर्गन 3d6 और 4s2। कॉन्फ़िगरेशन करने सबको आना चाहिए, ठीक है। और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या मिलेगा? आर्गन 3d6 और क्या होगा? 4s0 होगा। अब अगर आप d ऑर्बिटल्स को नोटिस करें तो d ऑर्बिटल्स टोटल कितना होता है? 5 होता है। 1 2 3 4 5। d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ग्राउंड स्टेट पे d ऑर्बिटल क्या है? पार्शियली फिल्ड है। क्या है? पार्शियली फिल्ड। पार्शियली कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा भरा नहीं होगा। और अगर आप Fe+2 वाले में देखते हैं तो यहां पर भी आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स हो गए, यहां भी डी के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां भी कैसा मिल रहा है? पार्शियली फिल्ड मिल रहा है। आप कह सकते हैं इन बोथ ग्राउंड स्टेट, जीएस कहने का मतलब ग्राउंड स्टेट, एंड एमसीएस कहने का मतलब है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव partially filled d orbital, partially filled d orbitals, है ना। जिस वजह से आप इसको नाम क्या दे रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दे रहे हैं। टीई कहने का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कुछ और एग्जांपल कंसीडर करो आप, मान लो इस बार मैं लेके चल रहा हूं यहां पे ग्राउंड स्टेट वाला और यहां पे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला।
मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर रहे हैं कॉपर, एटॉमिक नंबर है 29। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो मिलेगा आर्गन 3d10 और 4s1। ऐसा क्यों? ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, वो आगे देखेंगे हम लोग। और एक मैं लेता हूं कॉपर +2, अभी भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29। कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो आर्गन 3d9 और क्या होगा 4s0 होगा, 4s0। अब अगर इस वाले केस में देखते हैं तो d ऑर्बिटल पहले 5 बना लो, d ऑर्बिटल फुल फील्ड है, यहां पे देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे d ऑर्बिटल क्या फुल फील्ड है। तो ग्राउंड स्टेट पे ये ट्रांजिशन की तरह काम नहीं करेगा। ट्रांजिशन तभी बोलेंगे जब d ऑर्बिटल फुल फील्ड नहीं होगा, मतलब वो पार्शियली फील्ड होगा, कुछ ना कुछ खाली जगह वहां पे होना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा भरा हुआ है ग्राउंड स्टेट पे, तो ग्राउंड स्टेट पे कॉपर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे आप देखते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखो तो D9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पार्शियली फील्ड आ गया, पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट पे आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है कॉपर, समझ रहे बात को। इसके बाद अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल, एक मैं कंसीडर करता हूं जिंक और एक कंसीडर करता हूं जिंक +2। इसका एटॉमिक नंबर है 30 और यहां पर भी कितना होगा 30। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आएगा आर्गन 3d10 और 4s2, और यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मिलेगा आर्गन 3d10 और 4s0। अब ग्राउंड स्टेट पर देखो तो d ऑर्बिटल्स टोटल बना लो पहले, d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई पार्शियली फील्ड नहीं मिला, मतलब यहां पे वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला में देखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे d में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी कोई भी d ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड नहीं है, मतलब यहां पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो कर रहा है और यहां पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट आप तभी कह सकते हैं कि वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक मेटल्स जिसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद डी ऑर्बिटल हमेशा पार्शियली फील्ड होना चाहिए, चाहे तो ग्राउंड स्टेट पर चाहे तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अगर ग्राउंड स्टेट पर होता है और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं होता है तो भी वो ट्रांजिशन होगा। अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फील्ड होता है लेकिन ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फील्ड नहीं होता तब भी वो ट्रांजिशन होगा। और अगर ग्राउंड स्टेट में भी पार्शियली फील्ड होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पार्शियली फील्ड होता है, तब भी वो ट्रांजिशन कहलाएगा। लेकिन अगर पार्शियली फील्ड ग्राउंड स्टेट पे भी नहीं होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी नहीं होता है, तो कभी भी आपका ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। तो ट्रांजिशन शो करने के लिए पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, चाहे तो ग्राउंड स्टेट पर चाहे तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर। दोनों पे पार्शियली फील्ड हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से किसी एक में भी हुआ तब भी वो ट्रांजिशन बन जाएगा। लेकिन दोनों भी ही पार्शियली फील्ड नहीं हो तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा। यही वो कारण है जिस वजह से कहते हैं कि जिंक कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करता। मैं आप लिख रहा हूं, जिंक इज अ डी ब्लॉक मेटल्स, ये डी ब्लॉक मेटल्स है, डी ब्लॉक मेटल, बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू fulfilled d orbitals, fulfilled d orbitals in both ground and most common oxidation state, most common oxidation state।
ठीक है। अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे पता करोगे, ये भी सवाल हो सकता है आपके माइंड में। वो धीरे धीरे लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो निकालना भी मैं आपको सिखा दूंगा, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन हर एक डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे जिंक जो है आपका डी ब्लॉक तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसी तरीके से आप कॉपर की बात करते हैं, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है और डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इसकी बात करते हैं ना, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी है और ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। कौन? आयरन वाला। उसी तरीके से कॉपर में देखते हैं तो ये आपका डी ब्लॉक भी है और ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। उसी तरीके से आप जिंक वाला में देखते हैं तो ये डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए था, चाहे ग्राउंड स्टेट पे चाहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दोनों ही केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग चेक करते हैं। तो पहले इसको जरा कॉपी करो और उसके बाद इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलेंगे हम, ठीक है। चलिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, D block elements are not a transition element, transition element, ठीक है। तो जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन हर एक डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अब सवाल है कि कौन कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होगा लेकिन डी ब्लॉक होगा। जिंक की बात करते हैं, कैडमियम की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, और इसके बाद 112 एटॉमिक नंबर वाला, ठीक है। मतलब ये आपके पास 4th पीरियड वाला एलिमेंट है, ये 5th पीरियड वाला एलिमेंट है, ये 6th पीरियड वाला एलिमेंट है, और ये 7th पीरियड वाला एलिमेंट है। साथ में ये 12 ग्रुप का पार्ट है। किसका पार्ट है? 12 ग्रुप का। जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112 एटॉमिक नंबर वाला ये एलिमेंट जो है आपके पास, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बार आप इसको जरा पीरियोडिक टेबल पे देख लो। जैसे ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो देखो ये जिंक है, कैडमियम है, मरकरी और 112 एटॉमिक नंबर वाला। 112 एटॉमिक नंबर वाला जो है आपके पास, ये पूरे ग्रुप का पार्ट जिंक से लेके Cn तक, ये आपका ट्रांजिशन नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पीरियड्स की बात करते हैं तो 4th पीरियड और 7th पीरियड तक। कौन से ग्रुप वाला? तो 12 ग्रुप वाला, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन नहीं है लेकिन डी ब्लॉक है, ठीक है। अब देखें आप इसको याद कैसे रखना, तो इसको मैं नाम देता हूं जंगे, जंगे कदहज, कदहज 112। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन कौन से एलिमेंट है जो आपका ट्रांजिशन नहीं है, तो सिंपल एक टर्म में याद रखना, जंगे कदहज। जंगे कदहज में जंग का मतलब जिंक, कद का मतलब सीडी, हज का मतलब Hg और 112 एटॉमिक नंबर वाला जो कि Cn है आपका, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसके बाद अगर मान लो आपसे मैं बोलूं टोटल डी ब्लॉक मेटल्स, टोटल डी ब्लॉक मेटल्स ये कितना होता है, तो टोटल होता है 40। कितना होता है? 40। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ट्रांजिशन मेटल, टोटल ट्रांजिशन मेटल, तो वो कितना होगा? तो वो होगा आपके पास 36। कैसे? 40 में से ये 4, ये तो डी ब्लॉक है ना, ट्रांजिशन नहीं है, तो 40 में से ये 4 को माइनस कर देंगे तो 36 बचेगा, ठीक है। इसके बाद जनरल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट,
ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जरा समझना। क्या होगा, n-1 d 1 से लेकर के 9 तक और ns 0 से लेकर के 2 तक। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा भी लिख देगा आपको n-1 d 1 से लेकर के 9 तक और ns 1 से लेकर के 2 तक, ऐसा भी लिख देगा, क्योंकि d में 9 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा तभी वो ट्रांजिशन बनेगा। क्योंकि d में अगर 10 चला गया, d में अगर 10 चला गया तो भाई वो तो ट्रांजिशन नहीं बनेगा ना, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। अब d पूरा का पूरा भर दिए यानी d 10 हो गया, तो d 10 के केस में वो कभी भी ट्रांजिशन नहीं होगा। 10 से जितने कम आपका d ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन होगा वो सब ट्रांजिशन की तरह बिहेव करेंगे। तो ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इसको जरा कॉपी करो और उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिशन सीरीज। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है ना हम लोग 4 ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। 4th पीरियड वाला को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, 5th वाले को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 6th पीरियड वाले को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 7th पीरियड वाले को 4th ट्रांजिशन सीरीज। मतलब इसको 4 ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग बांटेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड वाला स्कैंडियम से लेके जिंक तक, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट्रियम से लेके कैडमियम तक, थर्ड लैंथनम से लेकर के मरकरी तक और 4th क्या होगा, एक्टिनम से लेकर के 112 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है। तो ये इसको 4 सीरीज में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को जो है ना आप 3D सीरीज भी कह सकते हैं, है ना, 3D सीरीज। और ये कौन सी पीरियड की बात करेगा, 4th पीरियड की बात करेगा। किसकी बात करेगा, 4th पीरियड की। कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और फिर क्या होगा आपका जिंक होगा। टोटल कितने होगा, 10 होगा ना। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और क्या होगा 30, ठीक है। अगर आप इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। टीएस कहने का मतलब है ट्रांजिशन सीरीज। क्या होगा, सब में आर्गन होगा, 3D 1 से लेकर के 10 तक एंड 4s 1 से लेकर के 2 तक। कैसे करोगे देखो, इसमें आर्गन होगा तो बचेगा क्या, दिस इज 3D1 एंड 4s2। यहां पे क्या होगा 3D2 एंड 4s2। यहां पर क्या होगा 3D3 एंड 4s2। यहां पर क्या होगा 3D5 एंड 4s1। ध्यान देना इसको जरा, इसको आप जरा ध्यान देना, ठीक है। ये क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपने क्लास 11th के दौरान पढ़ रखे हैं। इसके बाद आगे बढ़ो, मैग्नीज के केस में क्या होगा, तो 3D5 4s2। यहां पे क्या होगा 3D6 4s2। यहां पे क्या होगा 3D7 4s2। यहां पर क्या होगा 3D8 4s2। यहां पर क्या होगा 3D10 एंड 4s1। और यहां पर क्या होगा 3D10 एंड 4s2। कॉपर के केस में भी ध्यान देना, कॉपर के केस पे भी ध्यान देना। यहां पे क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस वजह से हुआ। बच्चों ध्यान देना, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आमतौर पर पूछेगा आपसे,
और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आमतौर पे पूछेगा। अब एलिमेंट को याद कैसे रखोगे स्कैंडियम से जिंक तक? एक तो तरीका यह है कि नॉर्मल एलिमेंट याद कर लो, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। देखो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो आप अगर डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं याद रख सकते हैं तो आप इस वाले लाइन को याद रख सकते हैं, आपको एलिमेंट माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज समझ में आ गई, कहां से लेकर के कहां तक है। दूसरा ट्रांजिशन सीरीज है आपके पास, जिसको आप 4D सीरीज भी कहते हैं, 4D सीरीज भी कह सकते हैं। और ये कौन सी पीरियड की बात करेगा? तो पीरियड नंबर 5 की बात करेगा, ठीक। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो मैं एलिमेंट लिख रहा हूं और उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस को समझेंगे उसका। इट्रियम, इट्रियम से होगा कैडमियम तक, ठीक है। ठीक है, कितना एलिमेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहां से स्टार्ट होगा बाबू? तो इसमें आप ऐड कर दो कितना? 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 39। और इसमें भी ऐड कर दो आप 18 तो आ जाएगा 48। कहां से कहां तक हुआ? 39 से लेकर के 48 तक आप देख सकते हैं। कहां से कहां तक हुआ? 39 से लेकर के 48 तक, ठीक है। अब इसमें इसी तरीके से आपको सारी की कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप फर्स्ट ट्रांजिशन से की कॉन्फ़िगरेशन को माइंड में रखना, सेकंड वाले का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको माइंड में रखना। जैसे एक तो सिल्वर वाला और दूसरा है आपके पास कैडमियम वाला। इसमें क्या करेंगे? 4D10 एंड 5S1, यहां पे होगा 4D10 एंड 5S2, और यहां पर होगा आपका 4D10 5S0। तो इसमें बस इन तीन कॉन्फ़िगरेशन को माइंड में रखना, बाकी नॉर्मल होंगे आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका चेंज होगा। याद रखने का तरीका क्या है? इसको मैं बोल रहा हूं यारी, जरा, निभा, कब तक? मौत तक, मौत तक, रुकावट, रुकावट, राह में, ने यहां पे फॉल्स है, पड़े तो भी फॉल्स है, आग में कूद जा, आग में कूद जा यहां पे फॉल्स है। तो कुछ इस तरीके से आप सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट को याद रख सकते हैं, इट्रियम से लेकर के कैडमियम, ठीक है। वाई को यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में, पढ़े तो आग में कूद जा। 2-3 मरतबा पढ़ोगे याद हो जाएगा। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े तो आग में कूद जा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पीडी, सिल्वर और सीडी, इसको याद रखना, ठीक ना। फिर आपके पास एक और है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात आप करें तो आप इसको 5D सीरीज भी कह सकते हैं, 5D सीरीज भी कह सकते हैं, जो आपका पीरियड नंबर 6 पर होगा, पीरियड नंबर 6 पर होगा। जो कहां से स्टार्ट होगा? लैंथनम से। लैंथनम में यहां पे एक बॉक्स है जहां से आपका F ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है। आप पीरियोडिक टेबल पे देखो, ये जो लैंथनम है, लैंथनम देखो यहां से, यहां पे 57 दिख रहा होगा अगर गौर से देखोगे ध्यान से तब, और 57 के बाद डायरेक्ट क्या है? 72 है। मतलब 58 से लेकर के 71 तक ये F ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक में एक तो 57 है और 72 से लेकर के 80 तक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला चीज लैंथनम 57, ठीक है। याद रखना 58 से लेकर के 71 तक
ये कौन सा है? 4f सीरीज है, जो f ब्लॉक एलिमेंट है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद ये कुछ एलिमेंट है आपके पास, कहां से? ये हो गया 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक है, याद कैसे रख सकते हैं? ये है ला, इन दोनों को मिला करके हम लोग कह रहे हैं हफ्ता। हफ्ता है ना भाई, मूवी वगैरह में देखे होंगे आप कि जो डॉन होते हैं वो लोगों से हफ्ता वसूलते हैं, प्रोटेक्शन मनी। तो इसको मिला के हम लोग हफ्ता कह रहे हैं। दिस इज वर्ना। रियोस नाम का एक आदमी है, दिस इज रियोस। इधर इधर पिटाई और होगी, और होगी। तो कुछ इस तरीके से आप 5D सीरीज को याद कर सकते हैं या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को याद कर सकते हैं। ला, हफ्ता, वरना, रियोस, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, जो कहां से स्टार्ट होगा बाबू? 57, उसके बाद 72 से कहां तक? तो 80 तक। इसमें आप पीटी की कॉन्फ़िगरेशन माइंड में रखना और गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन को माइंड में रखना। ठीक है, बाकी सब रखो ना रखो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? दिस इज 5D9 एंड 6S1, और इसका होगा आपके पास 5D10 एंड 6S1। तो जितने हमने इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन यहां पे करवाए हैं, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना एग्जाम में बैठने से पहले। उससे पहले आप इसको कॉपी कर लो। तरीका भी मैंने बता दिया किस तरीके से याद करना है, कॉन्फ़िगरेशन भी आपको सिखा दिया है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन एंड थर्ड ट्रांजिशन। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को मैं नहीं लेके चल रहा हूं, वो मोस्टली आपके रेडियो एक्टिव कैटेगरी के अंदर में आते हैं, वो इनकम्प्लीट पीरियड्स बोले जाते हैं उसको, इसीलिए उसको हम लोग आमतौर पे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की मदद से हम लोग डी ब्लॉक मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग क्लास 11th पे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं ताकि माइंड में बैठे और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को दूसरा नाम भी दिया जाता है, दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको जरा समझें आप। जैसे मान लो ये हमारे पास एक एटम है, ये है आपके पास न्यूक्लियस का पार्ट, और इसके आजू बाजू हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जैसे मान लो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, मान लेते हैं ऐसा। कुछ और इलेक्ट्रॉन दिखा दो कुछ इस तरीके से। आपको एक बात बखूबी पता है कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन शो होगा, ये भी इंटरेक्ट 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 होगा, और साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इंटरेक्ट होगा। सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जुड़ने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन उसी समय एक और चीज हो रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के साथ तो अट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन इसके ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? तो रिपल्शन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रिपल्शन भी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? अट्रैक्शन भी कर रहा है। तो आप जरा खुद सोच करके देखें कि अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उस समय ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना इंटरेक्शन शो कर सकता था, इनके आने की वजह से उतना अच्छे से इंटरेक्शन शो नहीं कर पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये जुड़ने की कोशिश कर रहा है,
तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको धकेलने की भी कोशिश कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के अब्सेंस पर जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ सकता था उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन अब जुड़ नहीं पा रहा है। तो आपने देखा कि इसका इंटरेक्शन, बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से कमजोर हो गई। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको आप नॉर्मल इस तरीके समझ सकते हैं एग्जाम्पल के आधार पे कि सपोज करो कि अभी मेरे घर के ठीक बगल में शाहरुख खान आए हुए हैं, शाहरुख खान आए हुए, मान के चलो ऐसा। अब मान लो कि शाहरुख खान सबके फेवरेट हैं। भाई हो सकता है कि आपका कोई और एक्टर या कोई और क्रिकेटर फेवरेट हो, तो आप अपने अनुसार सोच लेना। तो मान लो कि शाहरुख खान फेवरेट है, वो पहुंच गया है मेरे घर के ठीक बगल में और आपको उसको देखने के लिए जाना है। आप जब पहुंचे तो आपने देखा कि शाहरुख खान को देखने के लिए पहले से बहुत सारे लोग घेर चुके थे। आप पहुंचे आखिरी में, ठीक? तो अब जरा सोचो, आप देखना चाहते हैं शाहरुख खान को, लेकिन जो इसके अंदर वाले लोग खड़े हैं ये आपको देखने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं देखने दे रहे हैं भाई? क्योंकि ये अंदर में भीड़ भाड़ है। तो जितना अच्छे से इन भीड़ भाड़ के नहीं होने से आप देख सकते थे, ये भीड़ भाड़ होने की वजह से आप शाहरुख खान को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो आपका भीड़ भाड़ है ना, इसके वजह से ही इसका और इसके बीच का इंटरेक्शन प्रॉब्लम आया। ये जो भीड़ भाड़ है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहे हैं या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। ठीक है? अब हम लोग इसको लैंग्वेज के आधार पर लिखने की कोशिश करें तो आप क्या कह सकते हैं? द शील्डिंग मतलब होता है कवर करना, है ना? द शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन by inner shell electron from the charge of the nucleus, as a result outermost electron experience less attraction called as shielding या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या मैंने बोला? देखो, द शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शील्ड किया है जिसके वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ कमजोर पड़ रहा है। इसी घटना को आप क्या बोलते हो? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हो या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। ठीक है? आप इसको शाहरुख खान वाला एग्जांपल ही लेकर के समझो तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या बोला था कि जो शाहरुख खान साहब हैं ये आपके घर के ठीक बगल में आए, आप गए शाहरुख खान को देखने के लिए, ये आप हो। आपके आने से पहले ही शाहरुख खान को चारों तरफ लोगों ने घेर लिया। अब शाहरुख खान आपको देख नहीं पा रहे हैं और आप भी शाहरुख खान को अच्छे से देख नहीं पा रहे। किस वजह से बाबू? इस भीड़ भाड़ की वजह से। ये जो भीड़ भाड़ की वजह से ऐसा घटना हो रहा है ना, इसी घटना को आप स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम दे रहे हैं या शील्डिंग इफेक्ट नाम दे रहे हैं। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मान लो कि ये भीड़ भाड़ नहीं होता तो शाहरुख खान आपको आसानी से देख सकते थे। यानी शाहरुख खान की पावर अच्छी थी, वो आपको आसानी से देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ये भीड़ भाड़ आ गया, अब शाहरुख खान की पावर कम हो गई जिस वजह से आपको देख नहीं पा रहे। तो बेसिकली इस शाहरुख खान की पावर जो कम हुई है ना,
किस वजह से? इस भीड़ भाड़ की वजह से। ये जो पावर कम हुआ इसी को हम लोग नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। केमिस्ट्री की भाषा में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये भीड़ भाड़ नहीं होता तो न्यूक्लियस बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता था, बाहरी इलेक्ट्रॉन को, मतलब पावर ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, अब न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से खींच नहीं पा रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज में कमी आ गई। इसी न्यूक्लियर चार्ज की कमी को हम क्या बोलते हैं? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो एक पॉइंट मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं, द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू, किस वजह से बाबू? शील्डिंग की वजह से, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्ट कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को प्यार से हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये हमारे पास जेड इफेक्टिव है, दिस इज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक है आपके पास जेड, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप चाहें तो एटॉमिक नंबर भी नाम दे सकते हैं, और इसको हम लोग नाम दे रहे हैं दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप इस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहो या शील्डिंग इफेक्ट कहो। तो न्यूक्लियर चार्ज में गिरावट आई, पहले तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज जेड था, शील्डिंग की वजह से गिरावट आई, तो जो हुआ उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं। यानी जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा? जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट होगा। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा ऑर्डर शील्डिंग का एस के पास होता है, उसके बाद शील्डिंग कैपेसिटी पी के पास होती है, उसके बाद डी के पास, और उसके बाद एफ के पास। डी और एफ को आमतौर पे हम लोग कहते हैं पुअर शील्डिंग। क्या बोलते हैं? पुअर शील्डिंग। इसके पास शील्ड करने की क्षमता कम है। और एस और पी का शील्डिंग पावर ज्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने तो आपको बता ही दिया, समझा दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आपने क्या बोला था? द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, एक बार फिर से मैं लिखवा दी हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोल रहे हैं? जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं। और क्या मैं दिखाया था कि जेड इफेक्टिव जो होगा दिस विल बी इक्वल टू जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट। एक स्लैटर रूल होता है जिसके माध्यम से हम लोग जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करते हैं। चूंकि अब ये क्लास 11th वाला पोर्शन को थोड़ा सा मैं कवर कर रहा हूं, तो स्लैटर रूल को यहां पे नहीं समझेंगे। जिसको बेटर जानना हो वो क्लास 11 की पीरियोडिसिटी चैप्टर को देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव इन साइज। देखो एक बात याद रखना, शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा, आपका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। वहीं पे अगर मान लो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज आपका क्या होगा? कम होगा। साइज क्या होगा? आपका कम होगा। यानी शील्डिंग इफेक्ट चाहता है कि साइज बढ़े
और Z इफेक्टिव चाहता है कि साइज क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। फिलहाल आप इसको जरा कॉपी करो। ये वाला चीज को देखना, पहले मैं लिखवा दिया हूं, आप चाहो तो दोबारा कॉपी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको जरा आप कॉपी करो। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्टेटमेंट समझते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। When V moves from fourth to fifth period after lanthanum in D block elements, there are 14 F block elements are present. On which last electron enters into 4f subcell. Since they have poor shielding effect. As a result, size decreases, called as lanthanide contraction. अब ये तो मैंने आपको लैंग्वेज लिख के बता दिया, अब इसको समझते हैं जरा। समझने के लिए आपको एक बार पीरियोडिक टेबल को देखना होगा। पीरियोडिक टेबल पे आप देखें मैंने क्या बोला। जब आप फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड की तरफ आते हो, फोर्थ से कहां पर, फिफ्थ पीरियड पर, जब आप फोर्थ से आते हैं फिफ्थ पीरियड पर, है ना, फिफ्थ पीरियड में ही देखो, ये फोर्थ से आया फिफ्थ पीरियड पर, फिफ्थ पीरियड के बाद तुरंत लैंथनम आता है, और लैंथनम में आपका 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट होते हैं, जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल पर जाती है। कहां पर जाती है, 4f सबसेल पर। सिंस f सबसेल का शील्डिंग पावर क्या होता है, पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है तो इसकी साइज भी क्या होगी, आपकी कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर से सुन लेना, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड की तरफ आते हो, उसके बाद लैंथनम आता है। लैंथनम के बाद टोटल 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट मौजूद होते हैं, जो 58 से लेकर 71 तक है, जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल पर जाएगी। इसकी शील्डिंग पावर बहुत कमजोर होती है, किसका, f का, अभी मैंने जस्ट बताया है। अब शील्डिंग कमजोर होगा तो साइज भी क्या होगा, कम होगा। ये जो साइज कम होगा ना रेगुलरली, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज को मैंने यहां पे लैंग्वेज पे लिखा है, एक बार देख लो क्या लिखा हूं, देखो। When we moves from fourth to fifth period, जब आप फोर्थ से फिफ्थ पीरियड की तरफ जाते हो, आफ्टर लैंथनम, लैंथनम के बाद, लैंथनम के लिए काम नहीं करेगा, लैंथनम के बाद काम करेगा। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर देयर आर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है 58 से लेकर के 71 तक, आर प्रेजेंट, ऑन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू 4f सबसेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर करेगा, 4f सबसेल पे इंटर करेगा। सिंस दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, अभी मैंने बताया है कि f सबसेल का शील्डिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है, और फिर मैंने बताया कि शील्डिंग अगर ज्यादा तो साइज ज्यादा, और शील्डिंग कमजोर तो साइज भी क्या होगा, आपका कमजोर होगा या कम होगा।
अब पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम बोलते हैं। ठीक है, उसी के जैसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलोगे, व्हेन वी मूव्स फ्रॉम 5th to 6th पीरियड आफ्टर एक्टनम के बाद, आफ्टर एक्टनम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स there are 14 F block elements are present. Elements are present on which last electron enters into 5F subcell. Since they have poor shielding effect, as a result size decreases, called as actinide contraction. जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वैसे ही आपका क्या है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को भी समझने के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल को ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो जब आप 5th पीरियड से 6th पीरियड की तरफ आए तो उसके तुरंत बाद क्या आ गया, एक्टिनम, और यहां पे 14 F ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होगी और 103 तक जाएगी, जो यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइड सीरीज की एलिमेंट है जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगी, 5F सबसेल पर जाएगी। उसमें 4F पर जा रहा था, इसमें 5F पर जाएगा। इसकी शील्डिंग पावर क्या है, पुअर है, जिसके वजह से साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये जो घटना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनम के बाद वाली बात करोगे तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनम के बाद वाली बात करोगे तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट को समझ गए हैं तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज को समझने में ज्यादा टफ महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप कॉन्ट्रैक्शन को जरा कॉपी करो, उसके बाद बात करते हैं लोग। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अगर कहीं टॉपिक में कोई डाउट हुआ है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या वहां पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया गया है जो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ करके भी सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।